बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल दी। इस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते। मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है। और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं। उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे हैं। यह है महज 9 सीटों का उपचुनाव। जहां 403 विधानसभा सीटें और 9 सीटों पर उपचुनाव हो, वहां इतना तनाव क्यों? इसका एक आधार है, क्योंकि यहां प्रतिष्ठा सीधे तौर पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच लगी हुई है, दांव पर। लेकिन यहां तनाव के पीछे एक वजह और है। कुछ सीटें मुस्लिम बहुल हैं और इन पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल, 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो यह 27 का सेमीफाइनल है, इसलिए तनाव है, या मसला मुस्लिम वोटर्स का है? वहीं महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इंतजार हो रहा है। यहां भी बहुत दिलचस्प सियासत हो रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ने सरकार बनाने का दावा किया है कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, लेकिन वो एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। शिवसेना ने कहा है कि हमारे जीते हुए उम्मीदवार मुंबई आएंगे, होटल में उन्हें रोकने की तैयारी है। वैसे इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। इसका फायदा किसको मिलेगा? यह थ्योरी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि झारखंड की सियासत पर भी असर डालने वाला, क्योंकि झारखंड में भी भले ही देश की मीडिया की नजर इस वक्त महाराष्ट्र पर आकर टिकी है, मगर असली खेल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि झारखंड में भी हो सकता है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि झारखंड के इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर से अगर दोहराया तो वहां भी सियासत का घटना चक्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी राज्य है। अब अपनी सियासी किस्मत का फैसला इस धनी राज्य को करना है, या हो चुका है। इंतजार तो बस नतीजों का है, यानी किस्सा कुर्सी का है। कहां कहां? महाराष्ट्र में, झारखंड में, यूपी में किस्सा कुर्सी का नहीं है लेकिन साख का है।
एक और उपचुनाव केदारनाथ का है एक सीट, मगर देश की सियासत पर इसका भी असर पड़ेगा क्योंकि मसला केदारनाथ की सीट का है। उत्तराखंड में एक उपचुनाव, केदारनाथ की सीट। याद करिए अयोध्या, याद करिए बद्रीनाथ, याद करिए अब केदारनाथ। तो इसलिए बीजेपी यहां भी चुनाव जीतना चाहेगी। यानी सुपर शनिवार की बात है, कुछ ही घंटों का इंतजार है कि आखिरकार ये मुकाबले कौन जीत रहा है। पहले आपको यूपी के सियासी तनाव की बात करते हैं। कुछ बयान सुना रहे हैं, अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन किस्सा कुर्सी का उससे पहले जो कुछ बड़ा होने वाला है उसकी जरा सियासी झलक देखिए। बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली और फिर एक योगी से योग नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। हिंदुस्तान का पहला काला इतिहास था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी का पूरा लोकसभा क्षेत्र में इतनी गुंडई अराजकता इन्होंने की, इतनी डंपिंग की कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही नष्ट हुआ था, पुनर्मतदान हुआ था। उधर की मैं उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल दी। मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है? और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं। उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। ये निश्चित तौर से जहां जहां इस तरह की चीजें हुई हैं, जहां अत्याचार अन्याय इस सरकार में उनके अधिकारियों ने किया है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पर जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिमांड की है उसको पूरा करना। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया? हाँ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ महिलाओं को वोट करने का पूरा अधिकार। तो यूपी का उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का और झारखंड का विधानसभा चुनाव, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। रतन तिवारी जी हमारे साथ, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ केसी जैन साहब है, बीजेपी का चेहरा है। जैदी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूं उससे पहले धनोज जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमने महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव देखा, अब तो वोट डल गए, नतीजे कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद। हमने झारखंड में भी देखा, लेकिन हमने इतना तनाव नहीं देखा जितना यूपी में देखा। महज 9 सीटों पर 403 विधानसभा आ गई, महज 9 सीटों पर, और पूरे देश की सियासत आ गई, टिक गई वहां पर। जरा यह समझाइए सबसे पहले कि ये यूपी वाला मसला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी
जी, 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ माय डियर फ्रेंड। सब जल रहा है धनोज इंतजार की आग में, सब, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है, इंतजार बहुत लंबी है और आपका सवाल भी बहुत भारी है, प्रयास करूंगा निष्पक्ष जवाब देने की। सब जल रहा है धनोज इंतजार की आग में, कल साइकिल चलेगी या पंजा, कल साइकिल चलेगी या पंजा, कमल खिलेगी भारत के बाग में। नहीं, यूपी में पंजे का कोई मतलब ही नहीं है साहब, वो साइकिल के पीछे बैठे हुए तो दिखाई भी नहीं दिए। हाँ, वही समझ लीजिए ना, साइकिल पंजा ही चला रहे हैं, ठीक है। मैं अभी तंज वंज भी नहीं कसना चाहता। देखिए, यूपी का चुनाव जो है ये 9 सीट, क्योंकि वहां एक ऑपोजिशन का कदावर नेता है जिनको कि लोकसभा में संख्या भी ज्यादा है, बहुत सारे सांसद हैं। सवाल यह होता है कि उन एक तरफ से उन्हीं पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर जो रामगोपाल वर्मा जी हैं, वो यह कहते हुए अपनी हार मान लेता है कि फिर से चुनाव कराइए, रामगोपाल यादव फिर से। हाँ, वो कहते हैं ना रामगोपाल यादव जी, कि फिर से चुनाव, मतलब फिर से चुनाव कराइए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नैया जो है बीच मझधार में है। और इसलिए बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की चुनाव, क्योंकि वो भारत का बहुत बड़ा राज्य है। नहीं, अगर किसी को गड़बड़ी होने का शक है तो वो क्या बोले, चुनाव मत करवाओ। नहीं, गड़बड़ी का मतलब देखिए सवाल वो नहीं होता है। आप यह कह सकते हैं कि सारे का गड़बड़ी मतलब एक जगह हुआ था, आपको 9 रद्द कर दो। अगर आपको इतना ही है तो 9 का बोल दो ना। सबने वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा कि महिला शिकायत कर रही पुलिस वाले से, और उसको किस तरह का रंग दिया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि महिला को भी रोका जा रहा, जबकि महिला ने वो इंस्पेक्टर को कहा जिसके हाथ में पिस्टल था कि वो दहशतगर्द हमें टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको किस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आपका सवाल है, उसके जवाब नहीं, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, विषय तो वही है ना भाई। पूरे देश की जो है जनता वही तो देख रही है, रिवॉल्वर थामे हुए दरोगा को। आप कह रहे हो उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, वही तो विषय है। तभी तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि देखिए डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, वो समाजवादी पार्टी को नहीं डरा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे को डरा रहे हैं। अच्छा, जो गुंडे वहाँ जो गुंडे दहशतगर्दी तो कर रहे थे, कैसे पता चला वो समाजवादी पार्टी के गुंडे? वीडियो चलाइए क्या कह रही है महिला, वीडियो चलाइए, उसके एक्टिविटी देखिए ना महिला। ज़ैदी साहब एक मिनट उसका देखिए, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज वो वीडियो भी मंगवाइए जरा। हाँ, चलवा के देखिए। ओके, एक मिनट धनोज जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए साहब, एक मिनट। आपने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, प्लीज पीसीआर जरा वो वीडियो मंगवाइएगा, यूपी बवाल वाला। ज़ैदी साहब वो ये कह रहे कि भाई गुंडे अगर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर तो पुलिस क्या करे, कुल मिलाकर ये कह रहे धनोज जी। और आप कह रहे हो कि चुनाव भैया खत्म करो। और ये एक छोटा सा सवाल और जोड़ लीजिएगा भाई, 5 सीटों पर चुनाव सही हुआ और 4 पर नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया। हुआ होगा तो 9 में धांधली हुई होगी, लेकिन 5 में धांधली नहीं हुई और 4 में धांधली हो गई, ये बात समझ से। ज़ैदी साहब प्लीज। ज़ैदी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है ज़ैदी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा, प्लीज कनेक्ट करवाइए। और यहां रमन जी, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं, भले ही चुनाव में डंडा और झंडा नहीं दिखाई दिया यूपी में, लेकिन फिर भी है तो सही ना। नहीं तो ये कह रहे हैं कि भाई ये समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, अब क्या करे पुलिस, गोद में बिठाए क्या? रतन तिवारी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता का रौब, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, हर चुनाव में उन्होंने दिखाया है। हाँ। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने मजबूती से अपना चुनाव लड़ा है और हम मजबूत स्थिति में हैं। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए ना किस प्रकार रिवॉल्वर तान के वो व्यक्ति उस महिला के साथ हुडिंग कर रहा है। यह कहाँ हो सकता है? जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां ये सब चलता है। और आप बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकार हो, इंडिया अलायंस की जहां सरकार हो, वहां एक भी कारनामा बता दीजिए इस तरीके से होता हो, नहीं होता है।
तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला गई है, हताश है, निराश है। उसे पता है यह लोकसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है वो बाई इलेक्शन विधानसभा में जो स्थिति होगी, उसी लिए सब कारनामा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को लगा के चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रतन जी मुझे एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हो कि भाई ये डरा रहे थे, कुल मिलाकर ये कपड़ों से पहचान रहे थे ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, उनको लग जाता है। हाँ, उनको लग जाता है, कपड़ों से इनकी पहचान हो जाती है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि हाँ। भारत में आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के मंदिर में एक चुने हुए अच्छा, तो आप ये कह रहे हो ये कपड़ों से पहचान गए इसलिए पुलिस वाले उनको रोक रहे थे, डरा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल डरा रहे हैं। और इनको यह नहीं पता है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के महापर्व में हाँ। लोगों के पास सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा ताकत है अपने वोट को सही जगह कास्ट करने का। हाँ। तो जनता नहीं, तो आप ये कह रहे हो मतलब पुलिस अगर कोई उपद्रवी हो, कोई बवाल करने की मंशा से आए, पुलिस कहे कि नहीं बेटा चलो कर लो, थोड़ा बवाल कर लो, और ये रिवॉल्वर हमने जो रखी है ये शो पीस है, इसको हम संभाल के रखते हैं। मैं तो इनसे कहता हूं ना कि बड़े बड़े दबंग जो विधायक हैं, बड़े बड़े दबंग जो सांसद हैं, कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी खुलेआम घूम रहा था, उसको तमंचा और बंदूक क्यों नहीं दिखाई उत्तर प्रदेश की पुलिस? यहाँ के बड़े बड़े माफिया हैं जो भारतीय नहीं, बड़े माफियाओं को तो दिखाई, तभी तो आप नाराज हो गए भाई। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को दिखाई, आप नाराज हो गए उस बात पे। आज विषय ये है, आज डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो पुलिस क्या करेगी, यही कह रहे थे धनोज जी। और प्लीज अगर पीसीआर मुझे सुन पा रहा है तो प्लीज वो भी विजय मंगवाइए। नहीं, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह इनके खिलाफ होते हैं, जो जेल में होते हैं, इनको समर्थन देते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में चली आइए, अजीत पवार इनके खिलाफ रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनके साथ आ जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। ये खेल लगातार चल रहा है और ये खेल पे अब जनता अपने मुहर से इनके खेल को खत्म करेगी। ठीक, धनोज जी प्लीज जल्दी से, प्रसादी साहब का ऑडियो आ गया। देखिए, रतन जी से मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग बार बार अजीत पवार की बात करते हैं। सवाल ये होता जब इनके साथ होते तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते क्या? तब क्या हमने आरोप नहीं लगा रहे हैं। एंकर महोदय कम समय, सुनिए ना एक मिनट, आपको नहीं कहा, हमको कहा, मुझे बोलने दीजिए। उस टाइम चाचा के सर्वे सर्वा भतीजा हो जाते हैं, और वही भतीजा अपने दल बल के साथ अगर गठबंधन धर्म निभाता है तो आप उस पर ताना मारते हो। अरे देखिए, चुनाव हो गया, समझना पड़ेगा। सुनिए, चुनाव हो गया, चाचा मोदी सुनिए, सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए ना, सुन रहा हूँ। सवाल होता, सुनिए, अभी यूपी पे रहिए सर, अभी महाराष्ट्र में जाइए, यूपी पे रहिए, महाराष्ट्र पे हो जाएंगे। हमसे सवाल यह पूछा गया, मैंने कहा ना राम गोपाल यादव जी को 3 ही विधानसभा में गड़बड़ी नजर आता है, और वो महिलाओं का एक्टिविटी देखिए ना, जो इंस्पेक्टर में बंदूक ताना है, मैं तो पहले ही बोल दिया, जो बंदूक ताना है वो महिला पे ताना है या दहशतगर्दों पे ताना है? एक मिनट ज़ादी साहब जी बताएं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 3-4 विधानसभा में मामला जो है वो गड़बड़ी का है, और 5 विधानसभा में आप कह रहे हो नहीं सब कुछ ओके है, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गुंडे आकर उधम मचाए और पुलिस वाले क्या करें, गुलाब का फूल है दे दे। आप क्या चाहते हो? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे थे पुलिस वाले, और मुझे लग रहा था कि वहां पर उन्हें गोली चलाना चाहिए थी, 2-4-6 लोगों को मार के गिराना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल बंद करना चाहिए था। बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के लोग आते हैं और चुनाव में धांधली करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है किसी की राजनीतिक करियर लगा है दांव पे। अगर उपचुनाव में थोड़ा सा मान लीजिए हुजूरी हो जाती है और सीट हार जाते हैं तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक भ्रमण जाएगी। हो सकता हो अगला मुख्यमंत्री बदलने तक की चर्चा शुरू हो जाए। आप ही ये डिबेट पर बैठे हो और बैठ करके चर्चा कर रहे हो कि आपकी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा। तो राजनीतिक भविष्य लगा है। मुझे लगा है यहाँ पर जो भी किया गया बहुत सराहनीय कार्य है और इससे बढ़ चढ़ करके होना चाहिए था, और इसमें गोली चलना चाहिए थी, लोगों को मरना चाहिए था, क्योंकि किसी से आप राजनीतिक करियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ज़ादी साहब, वो एडिटेड वीडियो पूरा क्यों नहीं डाला? जी, वो जो वीडियो एडिटेड है वो पूरा क्यों नहीं डाला? मैंने कोई ऑडियो वीडियो नहीं सुना। नहीं, आपके नेता वो जो डाल रहे हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो पूरा वीडियो नहीं आ रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो पहले से बात करिए, फालतू के लोगों से बात करना हो तो आप
जाके पार्टी के लोगों से राय लीजिए। अच्छा, पार्टी के लोगों से, आप पार्टी के नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ज़ादी जी, एक मिनट, मैं तो आपकी तरह इतना बुद्धिजीवी नहीं हूं, बहुत छोटी बुद्धि है मेरी, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं आपकी तरह। ये अभी कुछ वक्त पहले लोकसभा के चुनाव में यही पुलिस थी, यही वोटर थे, और वोट डलवाने वाले भी यही थे। चावला जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं पहले। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यही तो थे जिन्होंने वोट डलवाए। आज आप कह रहे हो कि पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले गुंडे हैं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर आगे बात करते हैं। आपने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये तो आप सिद्ध कर रहे हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। ऐसा मत कहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप देश का चौथा स्तंभ है। आप हैं तो संविधान का राज कायम है, आप हैं तो कानून का राज कायम है, और आप हैं तो देश का संविधान है और देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है। क्योंकि आप जो है बेदाग बोले जाते हैं और आप हक और सच की बात करते हैं। तो आप ये मत कहिए कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे कहेंगे नहीं है और बीजेपी का समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ये कटाक्ष हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, आप राजनीति, आप एक आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित चेहरे से। आप एक बात मुझे बताइए साहब, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए कि जो कुछ रोज पहले ही लोकसभा के चुनाव में यही सब कुछ तंत्र था, आज आप कह रहे हो कि ये पुलिस वाले गुंडे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। आप इतनी राजनीति में देख रहे हैं, आपने इतने लोगों को सुना है, आपने तमाम राजनेताओं से जो है वो क्या कहते हैं साक्षात किया है, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको। हम लोग जितने बैठे हैं उनसे कहीं ज्यादा मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि आप सारे दलों की सुनते हैं और सबका सुनने के बाद जो उसका निष्कर्ष होता है वो निकालते हैं। ईमान से बताइए कि वो जो पिस्टल निकाली गई थी और जो वहां पर अराजकता कर रहे थे, अगर वो सच है तो ये भी सच है कि किसी का राजनीतिक करियर गांव पे लगा था। ये चावला जी आपको मानना पड़ेगा। जैदी साहब, मैं आपकी एक मिनट आपने मुझसे पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात से एक मिनट जैदी साहब, मैं बिना लाल लपेट के आपके बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल 100% सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर उन्होंने बंदूक इरादतन तानी तो वो गलत था। लेकिन मैं आपकी बात के साथ खड़ा हूं, लेकिन मुझे एक उत्तर आप भी दे दीजिए कि चुनाव के दिन वो पत्थर कहां से आ रहे थे? चुनाव तो वोट की ताकत है ना सर, वहां तो बटन दबाना है, तो ये पत्थर कहां से आ रहे थे? पत्थर वाला मसला समझ में नहीं आया। देखिए, पहली चीज तो पत्थर मैंने तो किसी चैनल पर नहीं देखा आते हुए, सुना मैंने पिस्टल लहराते देखी, पत्थर आते नहीं देखा। हाँ। अगर कोई वीडियो आपके पास हो पत्थर आने का तो कृपया मुझे भी उपलब्ध करा दे। अच्छा, जो पुलिस वालों के पैरों पर पत्थर लगे हैं उसका कोई मतलब वो नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो नहीं मैंने पिस्टल देखी। ठीक, आपने कहा ना कि मैं तो कह रहा हूं अगर रिवॉल्वर इरादतन ये तानी गई, आप जैसे कह रहे हो कि भैया ये गलत कर रहे थे, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर वो पत्थर फेंके गए तो वो पुलिस वाले करे क्या? फूल लेकर जाए उनके पास? महोदया, कृपया करके इस वीडियो को आप चला दें अपने माध्यम से, ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धक हो जाए और मैं अभी वो वीडियो एक मिनट जैन साहब, आज की रात बहुत भारी है सर। जैन साहब जी, चावला जी, मिल रही आवाज, मिल रही हमारी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैंने कहा ये महाराष्ट्र में डर गए विपक्ष वाले, सबको होटल में बुला रहे हैं, ऑपरेशन लोटस होगा? नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, वहां वो डर रहे हैं। देखिए चावला जी, हाँ, अभी तो कल काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, हाँ, और जिस तरीके की बातें रिजल्ट आने के पहले हो रही, और खास करके एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से खलबली बिल्कुल मची हुई है, तो ये लोग, पहली बात तो ये है कि एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लेकिन जनता के जनादेश को स्वीकार करने की क्षमता इनके अंदर नहीं। जनादेश तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, जनादेश तो आएगा। अब उसको सम्मान करे ना करे, कोई उसके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है ना जैन साहब? जैसे आपके पक्ष में नहीं आया तो दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं।
जनादेश तो जनादेश है। अब ये तो है नहीं कि आप कहोगे कि नहीं ये हमें जनादेश कबूल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन लोटस चलेगा क्या महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार, हमारी जो महायुति गठबंधन है वो सरकार बना रही है। नहीं तो ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है। ये अपने विधायकों को कह रहे हैं सभी कि मुंबई आ जाना, रुकना मत कहीं भी, मतलब है नहीं। ये देखिए डर रहे हैं, इनका डर जायज है। नहीं चावला जी, देखिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझ करके इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है हाँ। कि जो एनडीए गठबंधन है, महायुति गठबंधन है जो महाराष्ट्र का, हाँ। उसमें उसको कहीं ना कहीं कम सीटें मिल रही हैं और कहीं आप लोगों के ऊपर दबाव ना पड़े। तो जबकि एग्जिट पोल बता रहा है साफ साफ कि वहां पे महायुति की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल क्या बता रहा है सर, वो तो हमने हरियाणा में भी देख लिया। नहीं जैन साहब आप घुमा रहे हैं, मुझे घुमाइए मत। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने तो होटल बुक कर लिया, आपने भी किए कि नहीं किए? वो चार्टेड प्लेन, रिजॉर्ट्स है, वो विधायकों का टोला, वो ऐसे विनिंग वाले शॉट्स ऐसे दिखाई देते हैं जो यूं करके हुए जनता को ठेंगा दिखाते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए। तो वो ऑपरेशन लोटस होगा या नहीं होगा महाराष्ट्र में, अगर आपको जरूरत पड़ी तो? नहीं, देखिए हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और जो नए नए नाम गढ़े गए हैं, हाँ। ऑपरेशन लोटस चल रहा है या जबरन सरकार बना रहे हैं, हाँ। जबरन कोई सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है समर्थन से ही। नहीं मैं वही कह रहा हूं, जैसे आपने उदाहरण के तौर पर आपने अंतरात्मा की आवाज लगाई तो विधायक तो खींचे चले आएंगे। आपके अंतरात्मा की आवाज इतनी तेज होती है विधायक खींचे चले आते हैं। तो वो अंतरात्मा की आवाज महाराष्ट्र में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कुल मिला के बात ये है। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और झारखंड में अगर जरूरत पड़ी अंतरात्मा की आवाज की, क्योंकि झारखंड का इतिहास बता दूं जनता को कि झारखंड में किसी एक पार्टी को आज तक जो है अपने दम पर जो है बहुमत नहीं मिला। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं झारखंड में झारखंड में तो काम तमाम करने का काम वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने किया है। काम तमाम वहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता मीर साहब वहाँ जाते हैं और घोषणा करते हैं कि आप अपनी पार्टी के विधायक जिताइए, हाँ। दूसरों को हराइए जो गठबंधन में है। सर देखिए क्या होगा, मुख्यमंत्री आपका बनेगा। जैन साहब मेरी बात, मुख्यमंत्री आपका बनेगा। एक मिनट गेम खेल रहे हैं आप, गेम खेल रहे हैं, एक मिनट मेरे साथ नहीं। वो बाद में मीर साहब ने सफाई दे दी थी भले ही हेमंत सोरेन को जाके, लेकिन आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री किसका होगा? किसका होगा? तो बैठ के तय हो जाएगा। अच्छा आप बैठ के तय कर लोगे, क्यों? नहीं, अगर हमारे जो शिंदे जी नहीं होंगे जी, शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? नहीं देखिए, हाँ। अच्छा नहीं, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। नहीं झारखंड की महाराष्ट्र में ही कर लेते ना, क्या दिक्कत है? नहीं तो बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, हाँ। भी है वो। शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे, नीचे ब्रेकिंग चलाइए जैन साहब का नाम लेकर, शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे ना? अगर मुख्यमंत्री वही होंगे ना? होंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत आपके नेताओं को हो जाएगी। अभी हमारे अगर गठबंधन की हमारी सरकार बनती है, हाँ। तो देखिए पहली बात तो यह है कि चावला जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा हमने इसकी कोई घोषणा नहीं की। अपनी बारी में घोषणा नहीं की, वहां उनको कह रहे हो कि भाई लिखित में दो हमें कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे। गजब खेलते हो जैन साहब, आप तो डबल गेम खेल रहे। नहीं चावला जी, देखिए इसके पहले भी आप देखिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बना? जिसको आपने कहा वही बना? नहीं वही चीज ना, हाँ। कि और यहाँ पे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन बना? जिसको आपने चाहा वही बना। बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई राजतंत्र है, हाँ। ये तो विधायक तो नहीं चुनते आपके यहाँ जी? आपके यहाँ विधायक थोड़ी ना चुनते हैं। नहीं देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायक को वाह सर, अब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई। अभी आप मुझे आप समझा रहे थे विधायक दल का नेता कौन होता है? विधायक चुनते हैं ना, आप कह रहे हो कि आपके यहाँ चुनते हैं विधायक? हाँ बिल्कुल, लेकिन पार्टी ही तय करती है। हाँ तो ये बोलो ना सर, ऐसे मत बोलो ना पार्टी ही तय करती है। ये मत बोलो कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो है विधायक कहते हैं कि भैया हमने इससे विधायक दल का नेता चुना, इन्हें मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसे नहीं होता। चावला जी मैं वही बता रहा हूँ कि कोई विरोधाभास हुआ क्या? ठीक, रतन तिवारी आप देखिए, रतन तिवारी ओके जैन साहब, एक मिनट रतन तिवारी जी क्यों डर रहे हो भाई? वो ये कह रहे कि हम ना अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे ना ऑपरेशन लोटस, कह रहे एक तरफा कमल खिलने वाला। क्यों डर रहे हो आप?
तिलक जी, डरना पड़ता है। डरना तब पड़ता है जब महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके सूरत से गुवाहाटी से गोवा तक का सफर करवाया, और वही उसमें से कई विधायक ऐसे थे जो नाच रहे थे, और इस कदर नाच रहे थे उन्हें लग रहा था कि हम तो अब मंत्री बन जाएंगे। लेकिन मैं पालघर की बात करूंगा। महाराष्ट्र में पालघर विधानसभा एक स्थित है जहाँ का श्रीनिवास वनगा, वहाँ का जो शिवसेना का विधायक था, जो शिवसेना शिंदे गुट में चला गया, वह सुसाइड करने के लिए ऑन चैनल पे बोल रहा था कि मेरे साथ धोखा है। टिकट काट दिया गया और शिंदे के साथ पे चले गए। विधायक हमारे ज्यादा थे, ऐसी हो गई है तो पता चलेगा। हम इसके लिए कि यह लोग विधायकों की चोरी करते हैं, विधायकों को 50 करोड़ रुपए देके विधायकों को खरीदते हैं और जबरदस्त सरकार बनाने का काम करते हैं। इनके मंसूबे पे पानी फेरने का काम इस देश की जनता ने कर दिया है और हम लोगों ने अंतिम एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक के उस पार यही सवाल लेकर आएंगे कि आखिरकार यह सियासी तकरार कितनी वाजिब है। किस्सा कुर्सी का है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। किस्सा कुर्सी का क्या कुछ बड़ा होने वाला है, सवाल यही। और यूपी से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत गर्मा रही है। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। धनोज जी, ये क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है शनिवार को? महाराष्ट्र, यूपी, जैदी साहब कह रहे हैं कि देखना बहुत बड़ा होगा, यहां खेल पलटेगा, वहां कुर्सी भी पलटेगी। और जैन साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी तय नहीं है चेहरा कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, ये तय है। देखिए, जैन साहब पार्टी के नेता है, हाँ। लेकिन एक बात आपने भी देखा और हमने भी देखा, पूरा भारत ने देखा, रतन तिवारी जी ने भी देखा और जैदी साहब ने भी देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते थे। एक नाथ शिंदे का दूर दूर तक नाम नहीं था मुख्यमंत्री को लेकर, हाँ। लेकिन बीजेपी वाले ने उनको ताज दिया कि आइए और मुख्यमंत्री बनिए बिना लाग लपेट के। इसलिए मैं इन सब सवालों को खारिज करता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक नाथ शिंदे जी को छोड़कर चलेगा, ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए जो भी बातें हैं उस बातों को मैं यहाँ पर मेरी जो सोच है, क्योंकि जब बनना था देवेंद्र फडणवीस जी को उस टाइम नाराज भी हुए थे शायद वो, लेकिन ये राजनीति है डॉक्टर धनोज, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ एक निर्दलीय भी जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, मधु कोड़ा झारखंड में बने ना। मैं तो आपके डिबेट में भी कहा था, यहाँ देखिए मुख्यमंत्री बीजेपी का तब बनेगा जब बीजेपी फुल बहुमत में आएगा महाराष्ट्र में, ये चीज को आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा, गठबंधन में इसलिए क्योंकि बीजेपी के ऊपर यही बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र है उद्धव ठाकरे जी आरोप लगाए थे गठबंधन धर्म तोड़ने का। और वहां दूसरी तरफ सुनिए ना, बीजेपी दावा कर रही थी कि हमने नहीं तोड़ा गठबंधन धर्म, हमने कभी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। सवाल यहाँ यह उठता है, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तो सीधी सी बात है कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का कोई भी नेता बन सकता है। तो इसलिए राजनीति में कुछ भी होता है मुझे भी मालूम है। हाँ। गठबंधन धर्म में मुझे लगता है कि बीजेपी कोई धोखा नहीं करेगी, क्योंकि जो दावा बीजेपी कर रही है। अब रह गई बात शनिवार को नहीं, अगर शिंदे साहब ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो ये तो शिंदे साहब बताएं, क्योंकि शिंदे साहब से तो हमारी कोई बात हुई नहीं इस मैटर में। रतन जी, आप मुस्कुरा रहे वजह? रतन तिवारी जी कर रहे हैं, मैं इनको बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में ललायित है और खुद देवेंद्र जी उस चक्रव्यूह रच रहे हैं और रच चुके हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाए पीछे हो जाए, लेकिन देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी की भी कुर्बानी देने के लिए ललायित है। ये मैं क्लियर कर बता रहा हूँ धनुष जी आपको। एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनानी इनकी मजबूरी थी कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो एक नाथ शिंदे इनके साथ नहीं आते। तो आप कल का इंतजार करिए, शाम तक का आपको सब कुछ दिखेगा। राजनीति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे भाई, इतने विधायक लेकर आए साथ में। बिल्कुल बनेंगे, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने गद्दारों को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया है।
तो इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री हम अपना बनाने जा रहे हैं। कहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चक्कर में इन लोग फंसे हैं। रतन जी का ऑडियो लग रहा है दिक्कत। जादी साहब वो जो तस्वीरें आप कह रहे थे, ये बवाल वाला जो मसला है, और भाजपा ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना दरअसल पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि भाई आप लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए आपने कहा कि भाई कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो आपने कहा यह बहाना सबसे जबरदस्त है। अब देखिए मामला तो बहुत बड़ा है, मैं तो आपके साथ हूं कि भाई अगर मुस्लिम आबादी को वोट नहीं डालने दिया तो ये तो अपने आप में गंभीर मामला है। इस पे तो बकायदा जो है केसी जैन साहब को अध्ययन करके बताना चाहिए, हर एक इनके पास तो बूथ का रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई नहीं ये ज़ैदी साहब झूठ बोल रहे हैं। अब क्यों नहीं जैन साहब अध्ययन करके आ रहे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु, क्योंकि अब जनादेश आने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता, फिर क्या करेंगे आप कि भाई आपके पक्ष में नहीं आया तो, जैसे ये लोग कह रहे हैं, जो बवाल हुआ, जो बंदूक सब कुछ चला, इतना बड़ा तनाव तो कभी नहीं देखा हमने। प्लीज वो तस्वीरें अगर चला पाए। ज़ैदी साहब को ऑडियो करिए, ज़ैदी साहब का ऑडियो करिए प्लीज। चावला जी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं तो यही वाली बात कर रहे हैं, मेरी वाली बात से इतना तनाव क्यों, इतना भय क्यों, इतना परेशानी क्यों? चुनाव में अगर आप जीत रहे हो और उपचुनाव आपके हाथ में है, मुसलमानों के लिए, पसंदा समाज के लिए, मुसलमानों के भले पिछले लोगों के लिए इतना उत्थान कर रहे हो, इतनी रोजगार की नौकरियां बांट रहे हो, इतनी शिक्षा पे काम कर रहे हो, इतना नौजवानों के लिए काम कर रहे हो, इतना किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो इतना भय क्यों, इतना डर क्यों, इस 8-9 सीटों से इतना खौफ क्यों कि आपको गोली चलाना पड़ रही है, आपके प्रशासन को धमकाना पड़ रहा है और इस तरह नाकेबंदी करना पड़ रही है? तो ऐसे तो कश्मीर में भी चुनाव नहीं होगा, बड़े आराम से हो गया। वो तो बहुत ही हाईलाइटेड, जैसे मसलाइट बिल्ट में भी इस तरह से नहीं होता, मैंने देखा। जितना आप शहरी इलाकों में इस तरह से आप उत्पीड़न कर रहे हो, इससे पहले और भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है चावला जी, आप इस बात को न माने। हमारे टीसी जैन भाई, हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर बैठते हैं, हमारी कई बार इनसे जो है वो मुद्दों पर इस तरह की चर्चा हो चुकी है, तो ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि आखिर इतना भय, इतना घबराहट? किस्सा कुर्सी का है मामला, ये है आप कह रहे हो। जाहिर सी बात है कि अगर आपने देखा कि किस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के जिस तरह से रेड लाइट यहाँ से लेकर दिल्ली तक गई नहीं, लेकिन ज़ैदी साहब अगर क्योंकि आपकी राजनीतिक बुद्धि ज्यादा तेज है, तो ये ऐसी भविष्यवाणी तो पहले भी हुई थी, 2017 के बाद कई बार हो चुकी है भविष्यवाणी। किस तरह की भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं कि योगी जी जाने वाले हैं, ये तारीख मुकर्रर, ये दिन मुकर्रर और ये साल मुकर्रर, साल दर साल होते रहे ये मामला, तो 7 साल और खिंच गया। तो चावल परमानेंट कोई भी नहीं है, मोदी भी परमानेंट नहीं होंगे, वो भी हट जाएंगे। तो मेरिट पर तो योगी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसी भविष्यवाणी तो आप कई बार कर चुके हो ना कि भाई योगी जी हटने वाले हैं, लेकिन वो हटे ही नहीं। वो आप हर बार बोलते हो कि हटने वाले हैं। देखिए, मोदी जी हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, जो ये ठेका लेते हैं कि अगर हम हैं तो हिंदू है, तो हम यही तो कहते हैं कि इनको हटाने के बाद भी हिंदू है। नहीं साहब, ये बात समझ, आप ये कह रहे हो कि उनको हटाने की तैयारी है या हटाया जा रहा है या ये चुनाव के बाद वो हटा दिए जाएंगे। साहब, जिस व्यक्ति को हटाना है उसकी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डिमांड हो ना, ज़ैदी साहब जरा समझाइएगा, सबसे ज्यादा झारखंड में डिमांड हो, सबसे ज्यादा हरियाणा में डिमांड हो, ये बात समझ में नहीं आती। अगर बीजेपी की आंख में वो खड़क रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की हो, तो झारखंड के सीएम बने ना जाकर के, महाराज जो है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के नाम पर वोट डाला, हर फैसले का रिवर्स इनका हाईकोर्ट में। जैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद किस्सा कुर्सी का है। ठीक, जैन साहब जवाब दीजिए। प्रदेशों में जाकर देखिए चावला जहाँ से तो कहाँ से उनको नहीं हटा रही, तो दोनों चीजें बहुत विरोधाभासी है। एक तरफ ये कहना कि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए पार्टी उनको हटा नहीं रही है, दूसरी तरफ ये लगातार जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं भी कहने जा रहा था, आपने हमारी बात रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि ये लगातार जब 2022 का इलेक्शन लोकसभा हुआ और विधानसभा का इलेक्शन हुआ,
उसके बाद में अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब भी ये घोषणा की कि बस योगी जी हटने वाले, चुनाव हार रहे हैं इसलिए इनको हटा दिया जाएगा और ये हटने वाले हैं। दरअसल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चेहरा आजम खां साहब हुआ करते थे, आजम खां साहब के हटने के बाद क्या पार्टी खत्म हो गई समाजवादी पार्टी? तब कितने सांसद थे, आज इनके कितने सांसद हैं? तो जैसे इन्होंने आजम खां साहब को मुस्लिमों का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था, वैसे समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी अगर 2-4 सीटें आगे पीछे होते तो हट जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी अपने काम के दम पर आए और अपना रिपोर्ट कार्ड 2022 में जनता के बीच में रखा। जनता ने जिसको आपने बुलडोजर कहा, जिसको आपने इनकाउंटर कहा, वो सारी चीजें खुल करके पूरा जादी साहब कह रहे हैं इस बार मामला ओके। जादी साहब कह रहे हैं कि इस बार जो है मामला वो वाला, मतलब इनको किसी अच्छे पंडित ने बताया कि इस बार मामला बिल्कुल पक्का है। नहीं, देखिए चक्कर ये है, पहली बात तो है कि मैंने आपके चैनल पे एक दिन कहा था, तब आपने एक सवाल किया था कि फिर इतनी जिद्दोजहद क्यों। हमने कहा था कि ये 9 सीटों पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क सरकार पे नहीं पड़ने वाला है। सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की है और इस पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना। जैन साहब लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया पर फर्क पड़ने वाला है, यही कह रहे हो ना जैन साहब? ये देखिए साहब यही कह रहे हो ना आप? चावला जी, ये इसकी घोषणा लंबे समय तक चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन जनता जनार्दन ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके काम के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2022 में फिर से चुना है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ मुख्यमंत्री है और रहेंगे। रही बात इन 2 सीटों की, क्या है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है, उन्होंने पहले से ये कयास लगा लिए थे, जिसकी रोटी हो रही थी मसला। एक मिनट जादी साहब मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं, जादी साहब एक आंकड़ा रख रहा हूं, ये उन 9 विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां पर यूपी में उपचुनाव हुए। जैन साहब, कुदरकी में 60% के आसपास वोटर हैं मुस्लिम जी, और 2022 से 2024 की तुलना में देखा जाए तो इस बार लगभग 13.5% वोट कम पड़े हैं। ठीक, कुदरकी में, सीसामाऊ में 45% मुस्लिम वोटर हैं और वहां पर करीब 7.5% के आसपास कम वोट पड़े हैं। मीरापुर में 40%, वहां पर करीब 12% के आसपास कम वोट पड़े हैं 2022 की तुलना में, बता रहा हूं इस बार। और फूलपुर में 20%, जहां पर 16% के आसपास कम वोट पड़े हैं। और इसी के साथ साथ कटहेरी 13% मुस्लिम आबादी वोटर और वहां पर 6% के आसपास कम वोट पड़े हैं। गाजियाबाद में 10% मुस्लिम आबादी वोटर और वहां पर करीब 19% के आसपास। खैर में 7% और कम पड़े वहां पर करीब 15% वोट। मांझवा में 6% मुस्लिम वोटर और मुस्लिम वोटर कम पड़े करीब 12% के आसपास। करहल में 5% मुस्लिम वोटर और पड़े 12% के आसपास कम वोट। तो इसका मतलब जादी साहब की थ्योरी में तो कुछ दम है जैन साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए चावला जी, जो आपने आंकड़ा रखा उसी में बता दूं कि पहली बात तो है कि आपने जो 9 की 9 सीटें गिनाई, इनमें से सब में वोट परसेंटेज कम हुआ। दरअसल आम चुनाव और देखने को मिलता है। आम चुनाव में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चुनाव होता है और वहां पर चुनाव आयोग जिस प्रकार से लगातार सबको जागरूक करने का काम करता है, लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं और वोट परसेंटेज वहां पर परसेंटेज हमेशा बढ़ता है। उपचुनाव में अगर कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कोई बाहर है, उपचुनाव में इतनी ज्यादा जद्दोजहद नहीं होती, वो वोट डालने। अच्छा, तो इसलिए मुस्लिम वोटर कम निकला? नहीं, आपने जो मुस्लिम वोटर की बात की, हाँ, तो आपने कहा भाई गाजियाबाद में है 10% और वोट परसेंटेज गिरा 19% कम हो गया वोट परसेंटेज। नहीं, मैं 2022 की तुलना में बता रहा हूं साहब। हाँ, 22 की तुलना में मेरे साथ मत खेलो सर। 22 की तुलना में बताया मैंने आपको। एक आम चुनाव में और उपचुनाव में डिफरेंस होता है हमेशा। अच्छा, तो उपचुनाव में हमेशा वोट परसेंटेज आप देखिए डिफरेंस दिखाई देता है। हाँ। लेकिन ये कह देना कि अगर 19% वोट कम पोल हुआ, ये कह देना नहीं, तो ये जो मसला यूपी में हुआ, एक बात धनोज जी, ये यूपी में जो पूरा बवाल हुआ, क्या इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्योंकि मसला वो जो बुरखे वाला जब बवाल शुरू हुआ था तभी ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, धनोज जी। और ये बात एक बात और
कि इन्होंने कहा कि ये भाई पुलिस हार का वाले, ठीक है, दूसरे पे क्यों फोड़ती भाई समाजवादी पार्टी? जैन साहब। स्वीकार क्यों नहीं करती कि हार हो गई? जैन साहब अभी और अभी तो नतीजे तो रिजल्ट भी आने नहीं दो, आया, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, पहले से नहीं हार तो बात की नतीजे बात आने है। दो ना। आपने कैसे तय कर लिया हारो जी? चलो ठीक है, राजनीतिक वो बोलो तय अभी कर आप, रहे हैं कि वो हार गए, वही बात तो हम कह रहे हैं। नहीं, अरे अभी- रिजल्ट आने दीजिए। अभी आप बीएसपी रिजल्ट से आने पूछोगे, पहले से एक वोट का मिनट बना जैन रहे हैं साहब, बीएसपी कि से भाई ही आप पूछोगे हार वो गए, भी हार कहेंगे गए, हम हार 9 गए। की 9 सीट जीत रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट धनोज जी, मुझे एक बात बताइए, ये बुरखे वाला बवाल हुआ तभी से तय हो गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक, यूपी में। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले जो हैं ये गुंडागर्दी कर रहे थे, इसलिए जो है मुस्लिम आबादी बाहर निकल के वोट नहीं डाल पाए। मुझे एक बात बताइए कि भाई अगर कोई इरादतन, जैसे 10 लोगों की टोली आई और उन्होंने कहा कि चल गुड्डू हम वोट डाल के आएंगे, अब पुलिस वाले के पास क्या वो अधिकार नहीं है कि वो चेक कर पाए कि भैया आपको वोट डालने का अधिकार नहीं क्योंकि आपके पास वोटर आईडी नहीं है? बोले कैसे? नहीं, ट्वीट नहीं देखा? वो ट्वीट आया है चुनाव आयोग का, देखा नहीं देखा? तो पुलिस वाला करे क्या? क्या वो कहे कि नहीं कोई बात नहीं तुम जाओ, चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है कि भैया कोई बात नहीं, किसकी मर्जी वो डालो, वोट डालो? क्या पुलिस ये करे? इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर धनोज कि पुलिस किसी को रोके नहीं, टोके नहीं, सामने से पत्थर चले तो बोले नहीं ये रिवॉल्वर जो है सरकारी जो हमें मिली है ये इसको यहीं पर ही रखना है, या ये करे? समय कम है, हाँ, समय कम है। एक शेर से मैं जवाब देना चाहता हूँ, हाँ। समझ जाएंगे। शहर मेरा धनोज डूबता जा रहा है, शहर मेरा धनोज डूबता जा रहा है, देखो किधर से सैलाब आ रहा है। आपने जो कहा, जो पुलिस ऑफिसर है क्या वो गुंडा हो सकता है? क्या पुलिस ऑफिसर का क्या दायित्व है? उसका दायित्व है वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कोई भी व्यक्ति अगर वोटर हो या कोई भी वोटर को ऐसे वोटर आईडी कार्ड दिखा के जाना होता है, पोल के जो 100 मीटर के दरमियान ऐसे दिखा के जाना था कि मैं वोट नहीं गिरा, मेरा वोट गिराना, तो उसको कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। वो जांच करने का अधिकार पता है पुलिस वाले को भी है, पूछने का भी अधिकार, क्योंकि सुरक्षा का सारा मापदंड पुलिस के हाथ में होता है। वहां के ओएसडी जो बोलते हैं, चाहे हवलदार हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, डीएसपी हो, एसपी हो, वो वहां का तमाम उनके हाथ में होता है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, तो चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है कि सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखा जाता है, तब जाके वहां पर सुरक्षा में तैनात जो ऑफिसर होते के नेम प्लेट के साथ, एक नेम प्लेट के साथ उसको वहां बहाल किया जाता है। वो तमाम लोग का जवाबदेही है कि सही से वोट गिर जाए, और वोट गिरे उसका देखिए, उसके चाचा ताऊ नहीं खड़ा है वहां पर, उनको अपना ड्यूटी याद है, जो ड्यूटी वो करते हैं। ऐसे में मैं तो कतई नहीं कहूंगा कि पुलिस वाले ने गुंडाई किया। दूसरी बात, आपने कहा बुर्का, देखिए जैसे अभी रतन भाई कह रहे थे, मैं वहीं से उठाता, समय कम है, मैं 30 सेकंड में कह देता हूं। इनको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इनको लग रहा है, तो ये भाजपा के लिए अच्छी बात है ना। इसका मतलब है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट जितने पार्टी है महाराष्ट्र में, वो पहले ही तख्ती लिखा लिया है। रतन जी ने ये कब कहा कि वो, मैं अरे अभी बोला नहीं, अभी नहीं बोला रतन जी कि का धनोज जी सुने, अभी बोले ना धनोज जी, मान लीजिए आप, हमने तो ये कहा लोग कि पहले सुनिए, आप ये लोग लोग पहले चक्कर पड़े हैं, अरे ऐसे महाविकास की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री हम अपना बनाने जा रहे लिख हैं। लिया है, सुनिए इन्होंने लिख लिया है कि मैं हार चुका हूं, तो हार चुका हूं तो नहीं आपने अपने मन से ही बना लिया ये हार चुके हैं। अरे ये बोला, इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री बनेंगे, कहां बोला कि वो हार रहे हो? आप रिप्लेस करके देख लीजिए, आप कहिए पीसीआर को। इन्होंने धनोज जी मेरी बात मान लीजिए कि नहीं, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आपके मन की मौज है, बात मान लो। एक मिनट रतन जी, इन्होंने कहा, रतन जी ने कहा, रतन जी एक मिनट, आपने रतन जी का, रतन जी आपने कहा कि कांग्रेस हार रही है? बिल्कुल नहीं कहा, मैं कही नहीं सकता ये बात। बन रहे हैं, नहीं देवेंद्र फडणवीस बन रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा। अरे कमाल की बात है, हमने कहा देवेंद्र फडणवीस जी बन रहे हैं, वो चक्रव्यूह रच रहे हैं, सेटलमेंट कर दिया जाए, लेकिन हमने कहा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चक्कर छोड़िए, कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। हमने ये कहा महाभारत में द्रोणाचार्य ने जीतने के लिए चक्रव्यूह रचा था जनाब, वो बात अलग है कि द्रोणाचार्य की किस्मत खराब थी कि वो माफ नहीं करेगा, उसी तरह का माफ नहीं करेगा, मार गए,
गद्दारों को महाराष्ट्र साफ नहीं करेगा। ये छत्रपति महाराज का राज्य है। 50 करोड़ रुपए लेकर महाराज के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को लोकसभा में हमने सिखाया है। संजय राउत ने क्या बोला? और धनोज जी और सबका ऑडियो नीचे सिर्फ जैन साहब का रहेगा। जैन साहब मैं फाइनल कमेंट लूं आपका। एक बात बिल्कुल क्लियर कट, जरी साहब ये सबके लिए है, ये सिर्फ एक व्यक्ति पार्टी या विशेष के लिए नहीं है। जो ये कहता है कि ये पुलिस वाले गुंडे हैं, कोई भी पार्टी वाला, कोई भी नेता, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर ये पुलिस वालों को आप गुंडा कह रहे हो, पहली बात मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं हूं। अगर पुलिस वाले आपकी नजर में गुंडे हैं, जो आपकी सुरक्षा में पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है किसी में, कोई नेता जो ये कहे कि ये पुलिस वाले गुंडे हैं? छोड़ दीजिए, कहिए कि नहीं, ये हम पुलिस वालों को नहीं रखना चाहते अपनी सुरक्षा में। एक कदम नहीं चल पाओगे, एक कदम, क्योंकि हमने देखा ना, ये उड़न खटोले तक तो आपको पुलिस वाले चाहिए कि नहीं, ये कोई आ ना जाए, इसलिए बिल्कुल है मुस्तैद। तो पुलिस वाले गुंडे नहीं होते साहब, ये गलत सोच है आप लोगों की। जैन साहब, कुल मिलाकर ये बटेंगे कटेंगे चला कि नहीं? देखिए चावला जी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हाँ हाँ। और आपने एक चीज देखी इस चुनाव में, हाँ, जो लोग गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी किस तरीके से नहीं, अभी बटेंगे कटेंगे। आपको लगता है हत्या हुई? ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान बटेंगे कटेंगे का। किस प्रकार से हत्या हुई और क्यों हत्या हुई? सिर्फ ये कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जैन साहब, अभी आप ही के विषय पर हूं। जैन साहब जल्दी से कर रहा था, वक्त खत्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, सबका इम्तिहान तो है, वो आपके नारे का भी इम्तिहान है, बटेंगे कटेंगे। वो नारा नहीं है। हाँ, वो नारा नहीं है, फिर? वो एक जागरूक करने का, एक जनता के लिए संदेश है, और जिसको जनता ने तो आपको लगता है ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मंगलसूत्र, ये सब कुछ चला होगा? घुस बैठिए। देखिए, जो सही बातें हैं, हाँ, वो रखी गई। ठीक, लव जिहाद नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बुर्का पे जिस से स्टेटमेंट आया, अच्छा, चलते एक बार फिर वो सही था क्या? जैन साहब, क्यों चेहरा नहीं दिखाएंगे चुनाव आयोग के लोगों को? जैन साहब, वो महाराष्ट्र और झारखंड के लिए रिजॉर्ट बुक हुए कि नहीं अभी? चावला जी देखिए, दोनों जगहों पे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अच्छा, एक बात चलते चलते बता दूं जरा दर्शकों को, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की चर्चा कर रहे हो। जैन साहब, एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत गंभीर मैसेज है। केदारनाथ में भी उपचुनाव के नतीजे आने हैं, समझ रहे हैं ना आप? केदारनाथ में, जहां नहीं, कोई बात नहीं, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हारे, और फिर अब केदारनाथ, अगर समझ रहे हैं ना सर आप? जी। हाँ, वरना फिर ये रतन तिवारी और जैदी साहब छोड़ेंगे नहीं आपको। वहां केदारनाथ का मसला दूसरा है। थैंक यू। जो लोग अपने आप को गैर सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिक, चलिए जैन साहब कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे चला है और वो हिट हुआ है, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनोज जी आपका, जैन साहब, तिवारी जी और जैदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही घंटों के बाद नतीजे होंगे साफ। फिलहाल मुझे दी इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।